तो लास्ट क्लास हम लोग कहाँ तक पढ़े थे जी? इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप वाट मीटर का कंस्ट्रक्शन देख लिए, है ना? कंस्ट्रक्शन तो बताया था सर। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट था। अब हम यस लोगों को कंस्ट्रक्शन से आगे जाना है। कंस्ट्रक्शन से आगे क्या है भाई? वर्किंग प्रिंसिपल, कैसे काम करता है। कंस्ट्रक्शन तो आप बता दिए, वर्किंग प्रिंसिपल भी बताइए। ठीक है, हम लोग वर्किंग प्रिंसिपल देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज जो है वो नोटिस करना है, और उसको हम लोग नोट के रूप में लिखेंगे। देखो क्या लिखेंगे नोट के रूप में भैया? नोट के रूप में हम ये लिखेंगे कि वाट मीटर जो दिखा मेरे पास, ठीक है, क्या दिखा? एक कॉइल ऐसे दिखा, ठीक है। एक्चुअली ये दो कॉइल था, है ना। तुम्हारा क्या था? ये करंट कॉइल जो है ये जुड़वा भाई, है ना। करंट कॉइल क्या है भाई? जुड़वा भाई है, ठीक है। CC1 बोलते हैं, एक को CC2 बोलते हैं, या फिर FC1 FC2 ऐसे जो नाम दे दो। और एक होता है पोटेंशियल कॉइल, है ना। पोटेंशियल कॉइल को हम लोग मान लो ऐसे दिखा रहे हैं, अगर इस कॉइल को अगर एक सिंपल ऐसा कॉइल दे रहा है और इसके साथ में एक रेजिस्टेंस R भी लगाए थे, है ना। इतना सारा चीज तो हम किए हुए थे, तो चलो ये तो ठीक है भैया, आप समझ गए। हम अब क्या करेंगे, उस वाट मीटर का एक चीज नोटिस ये करेंगे कि इन दोनों कॉइल, ये दोनों आपस में से तो दोनों का कनेक्शन सीरीज में रहता है। तो जो टर्मिनल निकलेगा वाट मीटर से, वो कितने टर्मिनल्स होंगे? तो देखो, एक टर्मिनल तो ये हो गया, दूसरा टर्मिनल इसका ये एंड हो गया, एक टर्मिनल पोटेंशियल कॉइल का हो गया ये एंड, एक दूसरा पोटेंशियल कॉइल का ये एंड। तो टोटल 4 टर्मिनल यहाँ पे हमको दिख रहा है ना। 2 टर्मिनल करंट कॉइल का, 2 टर्मिनल वोल्टेज कॉइल का। ठीक है, इतना बात तो सबको क्लियर है? क्या क्लियर है? कि इन दोनों से 2-2 टर्मिनल रहेगा। ठीक, समझ गए। अब तुम लोगों को क्या बताएं कि ये जो करंट कॉइल का ये वाला जो टर्मिनल होगा, इसको हम लोग क्या करते हैं, लोड के साथ सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं, है कि नहीं। लोड के साथ हम लोग यहाँ पे सीरीज में कनेक्ट कर दिए। देखो ये दोनों कॉइल क्या हुए, आपस में सीरीज हो गए, और साथ साथ लोड के साथ सीरीज में है। ये चीज तो समझ गए। अब पोटेंशियल कॉइल को भी कनेक्ट करना है, तो पोटेंशियल कॉइल का कनेक्शन जो हम लोग, देखो हम तुमको कल क्या बता रहे थे कि इस पोटेंशियल कॉइल का कनेक्शन जो है हम इधर से भी कर सकते थे, है ना। और इसका कनेक्शन हम इधर से भी कर सकते थे। इसको यहाँ से अगर हम नहीं चाहते, हम इधर से भी इसका कनेक्शन कर सकते थे, है ना। ठीक है, तो इधर से भी इसका कनेक्शन कर सकते थे। ठीक, तो अब इस कनेक्शन को प्रॉपर तरीके से दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो टर्मिनल्स है ना, इनके नाम दे देते हैं कुछ। ठीक, जैसे देखो हम क्या क्या नामकरण करते हैं इनका। इसको मान लेते हैं हम M, ठीक है। करंट कॉइल को एक चीज काम करेंगे, ये जो दो करंट कॉइल है ना, इन दोनों को कंबाइंडली हम क्या करेंगे, किसी एक एक करंट कॉइल से दिखा देंगे। अब सिंबल जब हम आगे दिखाएंगे ना, बार बार दो दो करंट कॉइल क्यों दिखाएं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन तो हम लोग समझ ही चुके हैं। तो इसका जब ऑपरेशन करेंगे तो इस करंट कॉइल की जगह पे हम क्या करेंगे, एक सिंगल करंट कॉइल दिखा देंगे। ठीक है, दोनों की जगह पे एक सिंगल करंट कॉइल दिखाएंगे, तभी मेरा काम चल जाएगा, है ना जी। ठीक है, तो ये तुम्हारा एक, दोनों को हम क्या क्या कर लेंगे, ये एक सिंगल करंट कॉइल, इसको सीधे सीधी करंट कॉइल कहते हैं। ठीक, ये हो गया। अब इसका जो दो टर्मिनल होगा, एक का नाम दे दिए M, है ना। M क्यों दे दिए? देखो इधर से हम लोग जो सोर्स साइड से कनेक्ट करेंगे ना इसको, मान लो यहाँ पे हम इसको सोर्स साइड से कनेक्ट कर रहे हैं। सोर्स मतलब क्या? मेंस। मेंस मतलब AC मेंस जो आ रहा है उससे हम लोग कनेक्ट करते हैं, इसलिए इसका नाम दे दिए M। अलग अलग रीजन हो सकता है। जो भाई साहब ये नामकरण करके गए हैं ना, वो क्या सोच के नामकरण किए वो हमको नहीं पता, लेकिन हम अपने कन्वीनियंट के लिए ये बोलते हैं कि इसको मेन साइड से कनेक्ट किया जा रहा है, इसीलिए इसका नामकरण क्या कर दिया गया, M से दिखा दिया गया। ठीक है, और इधर वाला जो कनेक्शन है इसको लोड साइड से कर रहे हैं, तो इसका नामकरण क्या कर दिए, L बोल दिए, है ना। तो M और L ये दो दो टर्मिनल तो तुमको मिल गया। ठीक, अगला जो टर्मिनल है, इन 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 दोनों का नामकरण था। इसका क्या करते हैं, ये जो टर्मिनल है ना, ये तुम्हारा टर्मिनल इधर उधर जा सकता है, इसको हम लोग क्या कर दिए, C से दे दिए। ठीक है, C नाम दे दिए इसका। ठीक, और इस वाले का जो टर्मिनल का नाम दे दिए, जो नीचे वाला है, इसका नाम हम लोग दे दिए, मान लो ये V से दे दिए। ठीक है, ठीक, तो इस तरह से हम इसका नामकरण कर दिए। अब होगा क्या कि अब तुमको क्या बताएं कि ये जो C वाला जो बंदा है, वो कहेगा कि हम तो सर यहाँ से भी जा सकते हैं, यहाँ से भी जुड़ सकते हैं, या फिर आप यहाँ से नहीं जोड़ना चाहते हैं तो हम इधर से भी जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। यानी कि टोटल मिला के बात कहने का यही है कि वो M से भी जुड़ सकता है या L से भी जुड़ सकता है, वो डिपेंड करता है कि कैसा तुम जोड़ना चाहते हो। ठीक, तो मान लेते हैं, ठीक है, तो तुमको पता चलेगा बाद में कि इधर से जोड़ोगे तो कुछ एरर आएगा, इधर से भी जोड़ोगे तो कुछ ना कुछ एरर आएगा, जैसे आम मीटर मेथड और वोल्ट मीटर मेथड में होता था।
उसी तरह से इसमें भी आमीटर मेथड, वोल्ट मीटर मेथड होता था ना, जैसे डीसी मेजरमेंट है, वैसे ही इधर का में कनेक्शन अगर तुम इधर उधर करोगे तो कुछ ना कुछ एरर आना है पक्का। ठीक, तो हम लोग जब अपना ऑपरेशन जब हम लोग करने जाएंगे, है ना जी, जब हम लोग क्या करेंगे, मान लो इसका ऑपरेशन पढ़ने वाले, तो किसी एक कनेक्शन को तो मान के पढ़ना ही पड़ेगा। हम जब तुमको डायग्राम पढ़ाएं, ठीक है, तुम ध्यान से देखना, ये डायग्राम तुम्हारा देखो, यहाँ पे ऐसा कनेक्शन है ना, इस डायग्राम में अगर हम यहाँ से टर्मिनल का नाम दे, अभी से हम चाहें तो इसको बोल सकते हैं, इसको एम बोल सकते हैं, यहाँ पे इसको एल बोलेंगे, यहाँ पे ये वाला जो टर्मिनल है इसको मान लिए हम सी बोल दिए, इसको बोल दिए भी, है ना, इस तरह से बोल सकते हैं ना जी। ठीक है, ठीक, तो ये चीज बताए थे हम। तो अब हम क्या करेंगे, जब एनालिसिस, जब हम क्या करते हैं, अब जो एनालिसिस करने जा रहे हैं इसमें क्या करेंगे, इसको हम इधर से कनेक्ट करते रखते हैं, मेन साइड से कनेक्ट करते रखते हैं। ठीक है, यानी कि वोल्टेज में जो वोल्टेज को जो वोल्टेज मिलेगा, इस जो पोटेंशियल कॉइल है, ठीक है, वोल्टेज कॉइल है, इसको जो वोल्टेज मिलेगा वो वोल्टेज कौन सा होगा मेरे भाई, देखो ये डायरेक्टली सोर्स से कनेक्टेड है कि नहीं, देखो अब ये पोटेंशियल कॉइल डायरेक्टली सोर्स से कनेक्टेड हो गया, है ना, बोलो, ये डायरेक्टली यहाँ पे तुम सोर्स दिए, सिंगल फेज एसी सप्लाई, ठीक है, यहाँ से तुम सिंगल फेज एसी सप्लाई दिए, तो ये क्या हुआ, डायरेक्टली सोर्स का वोल्टेज यहाँ पे मिला कि नहीं, इसके बीच में कोई रेसिस्टेंस नहीं ना है जी, कोई इंडक्टेंस नहीं है इसमें, यानी कि यहाँ पे कोई ड्रॉप नहीं हो रहा है, यानी कि सीधा सीधे जो वोल्टेज आप दीजिएगा वही वोल्टेज हमको मिल जाएगा प्रेशर कॉइल के थ्रू, और साथ में जो करंट लोड में होगा वही करंट हमको इसमें मिलेगा। ठीक है, तो ये वाला कनेक्शन है थोड़ा ज्यादा यूज होता है। ठीक है, तो इसी कनेक्शन का हम लोग क्या करेंगे, इसी कनेक्शन को अपना रेफरेंस मान के आगे का हम लोग एनालिसिस करेंगे, है ना, ऑपरेशन इसका देखेंगे। तो इस अभी हम बस यही बताना चाह रहे थे, अलग अलग नाम। ठीक है, तो नाम क्या क्या हो गया जी, एम सी, देखो एम एल सी वी, है ना, तो यहाँ पे ये इस कनेक्शन को क्या बोलेंगे, बेसिकली ये जो कनेक्शन है इसको हम लोग बोल सकते हैं एम सी कनेक्शन। क्यों इसको ऐसा बोले जी, क्योंकि एम को हम लोग सी से कनेक्ट किए हुए हैं, है ना, ये सी को हम एल से भी कनेक्ट कर सकते थे ना, है कि नहीं, तो उसको एल सी कनेक्शन बोलते हैं उस केस में। ठीक, समझ गया ना कहानी। ठीक यस है, सर। ठीक, तो ये एमसी और ये एल सी का कनेक्शन अलग अलग है। ठीक, तो ये जब तुम लोग कनेक्शन आप सब जब समझ चुके हो तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। हाँ, यहाँ नोट में हम लोग कुछ पॉइंट लिख लेते हैं छोटा सा। ठीक है, इसको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपने समझने के लिए ठीक होगा। ठीक है, 4 टर्मिनल्स मिनल्स are named as shown in figure। ठीक है, चारों टर्मिनल का नाम हम लोग कर दिए जैसा कि फिगर में दिखाया गया। ठीक है, चलो, तो ये पॉइंट जब हो ही गया, हम लोग अगला पेज जब चलते हैं, इसमें हम लोग अब पढ़ेंगे क्या, उसका ऑपरेशन। ठीक है, अब ऑपरेशन तुमको समझने में थोड़ा आसानी होगा। ऑपरेशन कह लो या फिर जो भी तुम्हारा सिलेबस, जो भी तुम्हारा क्वेश्चन पूछे, ऑपरेशन हो गया या प्रिंसिपल हो गया, वो चीज ऑपरेशन ऑफ सिंगल फेज ईडीएम टाइप वाट मीटर फॉर सिंगल एसी मेजरमेंट। इसको ऐसे लिखते हैं, ईडीएम टाइप वाट, ईडीएम टाइप मीटर लिखे ना, वाट मीटर फॉर सिंगल फेज एसी मेजरमेंट, पावर मेजरमेंट। बड़ा लंबा टॉपिक हो गया यार। ठीक है, ये ऐसा हो गया। अब देखो, तो ऑपरेशन के लिए क्या करेंगे हम लोग, पहले देखो ऑपरेशन का क्या कहने का मतलब है कि जो, हाँ, ऑपरेशन करने का मतलब है कि ऑपरेशन में हम लोग क्या क्या देखते हैं जी। कहानी तो हम लोग को इतना तो आसानी से पता है कि जो हम लोग वोल्टेज देंगे, देखो पहले फिगर बना लेंगे एक, फिर से जो फिगर हम लोग बनाए थे वही फिगर बना लेंगे, फिगर आसानी से बन जाएगा, है ना, उतना लंबा चौड़ा हमको फिगर दिखाने की जरूरत नहीं है। अब क्या करेंगे, ऐसे बना लेंगे। ठीक है, अब ये आसानी से फिगर बन जा रहा है मेरे लिए, है ना। ठीक, तो ये हो गया। उसका तुम नाम देना चाहो तो दे सकते हो, एम एल, यहाँ पे सी,
V, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कनेक्शन कर दिए हैं, ये तुम्हारा लोड हो गया, ठीक। तो अब बात समझो, इसमें कंस्ट्रक्शन में हम लोग देखें मूविंग कॉइल है, करंट कॉइल है। तुम क्या करोगे, जो वोल्टेज दोगे, ठीक है, जो तुम वोल्टेज अप्लाई करोगे, ठीक है, वो वोल्टेज तुम्हारा किस पे जाएगा, जो तुम वोल्टेज सोर्स अप्लाई किए हो वो तुम्हारा इस डायरेक्टली किस पे चला जाएगा जी, इस मूविंग कॉइल पे चला जाएगा, ठीक। एक चीज तो ये, लेकिन जो लोड के थ्रू जो करंट होगा वो इस करंट कॉइल में जाएगा, ये भी पक्का हो गया, है ना। अब हम लोगों को एक रिलेशनशिप यूज करना पड़ेगा जो हम लोग पढ़े थे बेसिक इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट, ओके। टॉर्क इन ईडीएम टाइप इंस्ट्रूमेंट इज गिवन एज, देखो टॉर्क कैसे गिवन है, इज गिवन एज, देखो टॉर्क का वैल्यू क्या होता है जी, टी, टॉर्क में हम एवरेज टॉर्क लिख देते हैं, ठीक है, I1 इंटू I2 इंटू dm/d थीटा, है ना। यहाँ पे ये I1, ये बेसिकली जो I1 I2 है, जो तुम्हारा I1 है, ये बेसिकली होता है, एक होता है तुम्हारा, इसको हम लोग लिखते हैं PC, दूसरे को हम लोग लिख सकते हैं ICC, है ना। यानी कि प्रेशर कॉइल करंट और एक सेकंड, एक काम करो, ये उतना हम लोग झंझट I1 I2 ले सकते हैं। यहाँ पे मेरे लिए I1 I2 किस कौन कौन सा होगा, एक करंट होगा, इसमें जो करंट जा रहा है वो, एक तुम्हारा इसमें जो करंट जाएगा वो, है ना। तो इसमें जो करंट जाएगा तुम्हारा, जो प्रेशर कॉइल में जो करंट जाएगा, इस करंट को हम नामकरण कर देते हैं IPC, ठीक। और जो इधर से जो करंट जा रहा है इसको हम लोग क्या करेंगे, ये IL होगा, है ना, IL करंट होगा, या फिर इसको IL बोलो या ICC बोलो, ठीक है। तो यहाँ पे ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, IPC मल्टीप्लाइड बाई ICC इंटू dm/d थीटा। ये फॉर्मूला सबको पता है ना जी, है ना। यस हियर ICC इक्वल टू RMS, ये जो भी हम लोग जो रिलेशनशिप निकाला है ना, ये एवरेज टॉर्क का है, ये ध्यान देना, इंस्टेंटेनियस टॉर्क का नहीं है। तो एवरेज टॉर्क में हम लोग ये रिलेशनशिप देखे कि ये दोनों जो वैल्यू होते हैं वो क्या होते हैं, RMS वैल्यू होते हैं, है ना। ये दोनों क्या होते हैं, RMS वैल्यू होते हैं। ICC क्या होता है, RMS करंट इन करंट कॉइल इक्वल टू लोड करंट, ठीक है। एक बात तो ये क्लियर हो गया, ये जो ICC में जो भी करंट जा रहा है वो लोड करंट के बराबर है। दूसरा पॉइंट जो है IPC जो तुम्हारा है वो तुम्हारा क्या है, RMS करंट इन व्हाट, RMS करंट इन पोटेंशियल कॉइल, इसको PC लिख देते हैं सीधी सीधी, पोटेंशियल कॉइल प्रेशर कॉइल भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो RMS करंट इन PC, अब इसको हम ये लिख दिए, तो अब इसमें क्या करेंगे, RMS करंट इन PC। अब ये जो होगा ना, इसका वैल्यू क्या होगा, सवाल तो ये है। मान लो कि हम यहाँ पे जो वोल्टेज अप्लाई किए हैं वो वोल्टेज है यहाँ पे +-V, ठीक है। ये सोर्स का जो वोल्टेज है बस हम वही अप्लाई किए हैं, ठीक है। तो यही वोल्टेज जो हो जाएगा यही VPC हो जाएगा। प्रेशर कॉइल पे तो यही वोल्टेज आ रहा है ना जी, जो तुम वोल्टेज सोर्स का वोल्टेज दे रहे हो वही प्रेशर कॉइल का वोल्टेज मिल रहा है, ये बात तो क्लियर है, ठीक है। तो इसका जो प्रेशर कॉइल का जो करंट हो जाएगा, ठीक है। अब प्रेशर को अब इतना, चलो ये रिलेशनशिप तो पता है ना, तो यहाँ तक का रिलेशनशिप पहले इतना दिमाग में रखो, ये इक्वेशन तो क्लियर हो गया सबको, ठीक। इसमें करंट जाएगा तो ये होगा, ठीक है। अब तुम लोग सोचेंगे सर ये आप खाली इक्वेशन के टर्म में बता रहे हैं हमको, वो नहीं बता रहे हैं कि करंट जाएगा तो कैसे मोशन होगा। तो वो समझ लो, सीधा सीधी फंडा है कि तुम्हारा जो है करंट कॉइल में कुछ करंट जाएगा, ठीक है। तो वो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, ठीक। करंट कॉइल में करंट गया तो वो क्या करेगा, वो फील्ड क्रिएट करेगा। वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट जब हो गया, अब उस मैग्नेटिक फील्ड में मेरा कौन सा बैठा हुआ है भाई, मूविंग कॉइल।
अब मूविंग कॉइल में भी तुम्हारा इस वोल्टेज की वजह से क्या होगा, कुछ ना कुछ करंट जाएगा। तो ये मूविंग कॉइल में जब करंट जाएगा और मूविंग कॉइल ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड में, तो करंट मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर रखा हुआ है तो उस पर क्या लगता है भैया, टॉर्क, समझ गए, या फोर्स, समझ गए। तो इसका जो फोर्स जो भी लगे उसका जो टॉर्क होगा वो क्या करेगा, उसको रोटेट कराएगा, और जो रोटेशन हुआ तो हमको डिफ्लेक्शन मिल जाएगा। यही कहानी हम लोग बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट में भी पढ़े हैं, है कि नहीं, है ना जी। सारा जी कहानी सर। हम लोग बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट में पढ़े हुए हैं। देखो यहाँ लिख सकते हैं, व्हेन लोड करंट फ्लोज। अब चूंकि तुम लोग को एग्जाम में कुछ कुछ लिखना भी रहता है ना, इसलिए हम कुछ लिख देते हैं। When load current flows through what, current coil, magnetic field is created. And लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड इसके बाद से क्या लिखेंगे, देखो करंट कॉइल में करंट गया तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गया, बस इतना कहानी। अगला कहानी में हम लोग ये लिख देंगे कि ड्यू टू मूविंग कॉइल इज, कैसे सेंटेंस लिखा जाए ताकि तुम्हारे लिए बहुत इजी हो, वो हम ये सेंटेंस लिख सकते हैं कि करंट कॉइल दिए, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गया, इसमें तुम्हारा क्या किया गया है, मूविंग कॉइल के करंट, मूविंग कॉइल is present in this magnetic field now due to current in moving coil, to current in moving coil moving coil experiences खत्म हो गया क्या जी, experiences a torque, ठीक है, which results in deflection of pointer attached to it. सीधा पॉइंटर लिख देते हैं, अटैच टू इट लिखने की क्या जरूरत है। हाँ देखो बात समझो तुम लोग, आसान लैंग्वेज में बस तुम लोग कोशिश की यही, मूविंग कॉइल क्या है, इस मैग्नेटिक फील्ड में है ना। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में नाउ ड्यू टू द करंट इन मूविंग कॉइल में करंट होने की वजह से क्या होगा, ये मूविंग कॉइल एक्सपीरियंस करेगा एक टॉर्क विच रिजल्ट्स इन डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंटर, जिसकी वजह से पॉइंटर तुम्हारा डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो तुम एक तरीके से वर्किंग ऐसे बता सकते हो, ये इतना छोटा सा कहानी में हम लोग ये बता दिए। लेकिन अब हमको क्या करना है, क्योंकि हम लोग पावर मेजरमेंट कर रहे हैं तो हमको प्रूफ देना है कि आप सही में वो पावर मेजरमेंट किए कि नहीं, है कि नहीं। हम कैसे मान ले कि आप तो करंट की बात कर रहे हैं, हम कैसे मान ले कि आप पावर ही मेजरमेंट किए हैं। हमारे पास तो पावर का रिलेशनशिप क्या था, हमारे पास पावर का रिलेशनशिप ये था P इक्वल टू वी आई कॉस फाइव, है ना। तो देखो मेरे लिए ट्रू पावर क्या है, ट्रू पावर यहाँ पे क्या है, देखो मेरे लिए ट्रू पावर जो है वो है तुम्हारा, इस फिगर में देखो यहाँ के अक्रॉस मान लेते हैं, अगर हम वोल्टेज है VL, है ना, तो मेरे पास मेरे लिए ट्रू पावर कौन सा हुआ, VL IL cos फाइव। मेरे लिए ट्रू पावर तो यही है ना जी, है ना। तो तुम जब ऑपरेशन बता रहे हो तो तुम प्रूफ करके बताओगे ना, हाँ देखिए हम इसको मेजर कर लिए हैं,
ये VL भी आ रहा है, IL भी आ रहा है, cos फाई भी आ रहा है। अब तुम अभी देखो इस, ये तो टॉर्क का इक्वेशन ये है, इसमें कहीं cos फाई तो तुमको नहीं दिख रहा अभी तक, है कि नहीं? अभी तक तुमको कैसन नहीं दिख रहा, ठीक। तो हमको तो वो लेके आना है ना, तो चलो अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है, हम लोग क्या करते हैं ना, कुछ एजम्पशन करते हैं, कुछ एजम्पशन करते हैं। एजम्पशन क्या करते हैं वो देखो, यहाँ पे ये तुम्हारा जो है करंट कॉइल है ना, ये करंट कॉइल जो है, यहाँ पे तुम्हारा लोड वोल्टेज है VL, ठीक। तो तुमको एक्चुअल में मेजर, तुम्हारे पास यहाँ जो वोल्टेज यहाँ पे मेजर करना था, वो तो तुमको यहाँ इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आना चाहिए वो तो VL आना चाहिए ना, लोड वोल्टेज, क्योंकि इसी के वोल्टेज से ना तुम्हारा पावर मेजर हो पाएगा। लेकिन तुम क्या देख रहे हो कि यहाँ पे ये जो वोल्टेज ये इसके थ्रू जा रहा है वो तो सोर्स वोल्टेज है ना। इसको यहाँ का जो वोल्टेज होगा, इसका वोल्टेज प्लस इसके ये वोल्टेज कॉइल का कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, वो बराबर होगा, इन दोनों के सम के बराबर इसका वोल्टेज होगा कि नहीं, बोलो बोलो तुम लोग, यहाँ पे कंफर्मेशन जरूरी है। देखो तुम लोग अगर यहाँ पे KVL लगाओगे ना, देखो ये यहाँ पे एक वोल्टेज हो गया VL, है ना। मान लेते हैं यहाँ पे एक वोल्टेज है VCC, ठीक। तो ये बताओ VPC बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे VPC बराबर कितना हो जाएगा जी, VCC प्लस VL होगा कि नहीं, है ना। V बराबर VPC बराबर VCC प्लस VL होगा कि नहीं, ये बताओ। यस सर होगा। हाँ ठीक है, यही कंफर्मेशन चाहिए था, एटलीस्ट कोई तो बोलो, है ना। तो ये अब देखो, अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये क्रिएट हो रही है, ये करंट कॉइल में कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जा रहा है VCC, है ना। इसी की वजह से ये वोल्टेज जो है, ये तुम्हारा लोड, ये जो इसका प्रेशर कॉइल जो है ना, ये लोड का वोल्टेज मेजर नहीं कर पा रहा, है ना। तो हमको तो चाहिए था कि भाई ये लोड का वोल्टेज मेजर कर ले, लेकिन नहीं कर पा रहा ना, इसके वजह से क्या आता है, एरर आता है, जैसा कि आमीटर और वोल्टमीटर मेथड में आता था, ठीक है। तो ये एरर आएगा, अब वो एरर हम लोग को मान के चला भैया इतना आएगा, हम कुछ नहीं कर सकते इसमें, लेकिन हमको पता रहना चाहिए कि कितना एरर आएगा, ठीक है। तो वो हम लोग जानेंगे। तो फिलहाल हम लोग एनालिसिस के लिए क्या करते हैं, ये मानते हैं कि यहाँ का जो करंट कॉइल का जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ है ना, वो नहीं है, ठीक है। हम मान लेते हैं कि इसमें नेग्लिजिबल है, ठीक है। हम नेग्लिजिबल लेके एनालिसिस कर लेंगे, बाद में देख लेंगे कि कितना, अगर वो रहता तो कितना एरर रहता, ठीक है, वो हम लोग कर लेंगे। तो पहला हम लोग एजम्पशन करते हैं, यहाँ लिखते हैं पॉइंट, या फिर फॉर एनालिसिस, ठीक है। पहला देखो, तो एजम्पशंस हम लोग करते हैं। तो पहला एजम्पशंस क्या है कि पहला हमारा काम ये है कि पहला जो है वो लिखते हैं करंट कॉइल, CC लिख के इसको पूरा नाम लिख देते हैं, करंट कॉइल वोल्टेज ड्रॉप इज इग्नोर्ड। भाई कोई मैसेज कर रहा है धड़ाधड़, अननेसेसरी है, ठीक है। तो करंट कॉइल का हम लोग क्या किए, वोल्टेज ड्रॉप इग्नोर कर दिए। अब इसका हम लोग कुछ ना कुछ तो एक्सप्लेनेशन देंगे कि भैया आप ऐसे ही सर कैसे कैसे ऐसे ही कर देते हैं। तो देखो इसका एक्सप्लेनेशन ये है, करंट कॉइल जो होता है वो कैसा होता है जी, करंट कॉइल के बारे में क्या बताया, करंट कॉइल थिक होता है, थिक कंडक्टर का बना होता है कि नहीं, बोलो। थिक यस कंडक्टर सर। का, ठीक है। तो थिक कंडक्टर का रेसिस्टेंस ज्यादा होगा कि कम होगा, जितना ज्यादा थिकनेस अगर हम लोग बढ़ाएंगे, थिकनेस बढ़ाने पर रेसिस्टेंस बढ़ता है कि घटता है, बताओ। एज, बताओ जल्दी बताओ, कोई बताओ। अगर थिकनेस अगर हम लोग बढ़ाते हैं किसी वायर का, तो उसका रेसिस्टेंस बढ़ेगा कि घटेगा, ये बहुत इजी घटे। क्वेश्चन है।
रेजिस्टेंस घटेगा ना, यस सर। रेजिस्टेंस घट जाएगा। सीधा सी सोचो ना, मोटा पाइप रहेगा तो पानी ज्यादा फ्लो होगा ना जी, रेजिस्टेंस कम रहेगा। वैसा ही है इसका, तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। थिकनेस अगर ज्यादा रहेगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, ठीक है। तो जब रेजिस्टेंस कम होगा तो उसमें वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, ज्यादा होगा कि कम होगा, बोलो। कम। कम होगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो करंट कॉइल वोल्टेज ड्रॉप इज इग्नोर एट एज, इसका हम लोग थोड़ा सा रीजन दे देते हैं, एज करंट कॉइल इज मेड ऑफ, कैसा बना जाता है, थिक कंडक्टर, ठीक है। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या किए हैं, थिक कंडक्टर का बना हुआ है, तो इसलिए हम लोग उसका वोल्टेज ड्रॉप को हम लोग इग्नोर कर दिए, ठीक है। चलो, दूसरा दूसरा जो एजम्पशन किए वो क्या है, हम ये इसमें ये जो पोटेंशियल कॉइल लगा हुआ है, ठीक, ये पोटेंशियल कॉइल जो लगा हुआ है, इसमें क्या था कि इसका रेसिस्टेंस होता है, देखो इस ये जो पोटेंशियल कॉइल है, इसमें इसका हम लोग क्या मानेंगे कि इसमें जो है ना, इसका करंट जो है पूरा पूरी इन फेज है किसके साथ, वोल्टेज के साथ। ये जो सोर्स वोल्टेज है ना उसके साथ। देखो हम लोग यहाँ आरबी लगाए थे कि नहीं, आरबी लगाने का क्या पर्पस था, कल ही कोई पूछा था, है ना। आरबी लगाने का पर्पस था कि करंट का फेजर वोल्टेज के फेजर के एकदम पास में आ जाए, है ना, दोनों साथ साथ चले, ठीक है, इन फेज रहे दोनों, ठीक है। तो हालांकि इसमें कुछ ना कुछ इंडक्टेंस रहता है, तो हम क्या करेंगे, अभी मानेंगे ये कि इसका इसका जो इंडक्टेंस है ना वो एकदम से जीरो, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रेशर कॉइल इंडक्टेंस is assumed to be 0, ठीक है। प्रेशर कॉइल के इंडक्टेंस को हम लोग क्या मान लिए, 0 मान लिए, ठीक। अब इससे होगा क्या, इससे ये होगा, so that pressure coil current is in phase with pressure coil voltage, है कि नहीं जी। अगर हम लोग इसको इग्नोर कर दिए तो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रेशर कॉइल का जो करंट होगा वो क्या हो जाएगा, देखो प्रेशर कॉइल का करंट हम कर दिए तो इसका जो वोल्टेज जो भी करंट होगा वो वोल्टेज के इन फेज में रहेगा, ठीक। इतना एग्जाम्पल हम लोग कर दिए, अब हम लोग आगे का एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो देखो हमारे पास एनालिसिस क्या है भाई, मेरे पास ये एनालिसिस है कि हम आपको टॉर्क इक्वेशन बता दिए, जो डिफ्लेक्शन टॉर्क है, अब चूंकि यहाँ पे लिख दिया डिफ्लेक्शन टॉर्क जो है तुम्हारा आईपीसी इंटू आईसीसी इंटू डीएम बाई डी थीटा, ठीक। तो अब आईपीसी के जगह पे क्या करेगा, देखो आईपीसी जो होगा ना, आईपीसी बराबर जो होगा वीपीसी बटा ऑल्सो, यहाँ पे देखो आईपीसी जो हो जाएगा ना, सो दैट, यहाँ नहीं सो दैट नहीं लिखते हैं, और सो दैट ऑलरेडी लिखते हैं, ऑल्सो जेड पी सी इक्वल टू आर बी, है ना, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आर बी हो गया, है ना। ये हम लोग मान लिए एज एल इज assumed to be 0, ठीक है। तो अगर तुम इसमें का इंडक्टर भूल गए, इसका इंडक्टिव इफेक्ट को 0 मान लिए, तो तुम्हारे पास ये सर्किट में बस रेसिस्टेंस बचा आर भी, है कि नहीं जी। आर भी हो गया, चाहे आर पैरेलल जो भी नाम दे दो, तो ये आर भी तुम्हारा यही रेसिस्टेंस हुआ ना, तो तुम्हारा जेड पीसी इतना हो गया, तो यहाँ पे आईपीसी होगा वो कितना हो गया, वी फेज बटा जेड पीसी, है ना। और आईसीजी की जगह पे हम लोग आईएल लिखेंगे और यहाँ डीएम बाई डी थीटा लिखेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा, अब इसमें हम आगे इसको क्या लिख सकते हैं, वी फेज बटा जेड पीसी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, जेड पीसी की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं आर भी, लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो, मल्टीप्लाइड बाई, अब यहाँ वी पीसी था ना ये, तो वी पीसी तुम्हारा क्या है, वी सोर्स के बराबर है ना, वी सोर्स। अब देखो सो यहाँ पे एक चीज लाइन हम यहाँ ऐड कर रहे हैं, देखो ध्यान से क्या लाइन ऐड कर रहे हैं,
हम क्या किए, यहाँ से यहाँ देखो, इफ VCC इक्वल टू 0 देन VPC बराबर VL होगा कि नहीं? यस बोलो सर। तो, हो जाएगा ना? यस सर। so that VPC इक्वल टू VL, ठीक, एज VCC इक्वल टू 0 एज्यूम्ड, ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर, ठीक है। तो ये तुम्हारा VS बाई RB हो गया, यहाँ IL की जगह पे हम लोग IL लिख दें, यहाँ DM बाई D थीटा लिखो, तो हम लोग पहुंच रहे हैं एकदम से। हम लोगों को मेजर करना है भाई इसको, मेरा टारगेट यही है। मेरे इक्वेशन में VL IL cos phi आना चाहिए, है ना? तो अब हम लोग उसी को लाना है, कैसे भी हम लोग को ये टॉर्क में दिखना चाहिए, तभी तो हम प्रूव कर पाएंगे। तो ये यही हम कर रहे हैं कोशिश, समझिए ना? तो ये तुम्हारा हो गया, अब यहाँ सर तक पहुंच गया। बोलो, यहाँ ये तुम्हारा हो जाएगा, VL पीसी की जगह VL लिख देंगे, है ना? VL बाई RB लिख देंगे, ठीक। तो VL IL बाई RB, अब चलो इतना चीज तो आ गया, ठीक है। अब क्या बचा जी, है ना? इतना चीज तो मेरे पास क्लियर हो गया, ठीक है, इतना चीज तो मेरे पास क्लियर हो गया। अब इसमें बचा क्या, हम cos phi को कैसे लेके आए? ये रिलेशनशिप हम सही लिखे हैं, कुछ गड़बड़ है? cos phi इसमें होता है, देखो यहाँ पे हम कुछ मिस्टेक कर रहे हैं। एक काम करते हैं, रुक जाओ, जो इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप जो इंस्ट्रूमेंट है ना, उसके बारे में हम कुछ पढ़ाए हुए थे, बताए हुए थे। देखिए, इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप जब इंस्ट्रूमेंट हम तुम लोग को शुरू में बताए थे, है ना? तो देख लेना वो रिलेशनशिप हम लोग कैसे लाए थे, हो सकता है हम वहाँ पे वो चीज मिस्टेक कर रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या है कि ये इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट था, हम जो शुरुआत में जो पहले क्लास में पढ़ाए थे, इसमें नहीं, जो इलेक्ट्रोडायनामोमीटर बहुत पहले जब पढ़ाए थे, जब PMMC वगैरह पढ़ाए थे, तो जो टॉर्क का इक्वेशन आया था, ये शुरुआती इक्वेशन ये था, ठीक है, ये इंस्टेंटेनियस टॉर्क था, ठीक, उसमें हम ये बताए थे। इसके बाद से हम ये तुम लोग को एक्सप्लेन किए कि आम मीटर का यूज करेंगे तो कैसा रिलेशनशिप आएगा, फिर इसका वोल्ट मीटर के रूप में यूज करेंगे तो अब कैसा रिलेशनशिप आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद से था ऑपरेशन विथ एसी। तो एसी में हम लोग ये डिसाइड किए थे, देखो ये ऑपरेशन विथ एसी है, इसमें हम लोग ये डिसाइड किए थे, ठीक, कि जो तुम्हारा होता है ना, हमारे लिए एवरेज टॉर्क इंपॉर्टेंट रखता है। तो जब हम लोग एवरेज टॉर्क निकाले थे, है ना, तो उसके लिए रिलेशनशिप ये आया था, है ना। तो यहाँ पे हम ये तो जब एवरेज टॉर्क जब हम लोग निकालते हैं ना, तो तुम्हारे पास रिलेशनशिप ऐसा आता है, ये वाला DM बाई डी थीटा, ये cos फाई इसमें इंक्लूडेड रहता है, ये तुम लोग ऐसे देख लो, ठीक है। तो यहाँ जो रिलेशनशिप आएगा, कहाँ पहुंच गए लोग, तो ये जो रिलेशनशिप है ना, ये जो शुरुआत से हम तुम लोग को बता रहे थे, इसमें बेसिकली एसी के लिए, इसमें क्या होगा, अगर ये यहाँ पे एवरेज अगर हम ना लिखे, ठीक है, तो ये इंस्टेंटेनियस टॉर्क हो जाएगा, यहाँ पे आरएमएस नहीं डालना, तो हमको यहाँ एवरेज लिख देते हैं। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, इंक्लूजन किसका करते हैं, cos फाई का, समझे? ये जो फॉर्मूला हम लिखे थे ना, ये इंस्टेंटेनियस टॉर्क वाला ही लिख दिए थे। यहाँ पे एक फॉर्मूला में आता है cos ऑफ एंगल बिटवीन किसका, I1 एंड I2, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, cos ऑफ एंगल बिटवीन IPC एंड ICC, ठीक है, तब मल्टीप्लाइड बाई DM बाई डी थीटा, ठीक है, फॉर AC, ठीक है। ये स्पेसिफिकली ये जो फॉर्मूला अब हो गया, ये AC के लिए हो गया, समझ गए ना? पहले जो फॉर्मूला जो था वो जनरल था, इंस्टेंटेनियस था। ये एसी के लिए पार्टिकुलरली जब हम लिखते हैं तो यहाँ पे cos पाई आ जाता है, ठीक है। ये कैसे हुआ था, इसके लिए इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप वाला जो वीडियो होगा वो तुम लोग देख लेना, ठीक। तो ये तुम्हारा ये हो गया, इसमें इसमें हम लोग क्या मल्टीप्लाई DM बाई डी थीटा यहाँ डालना पड़ेगा। यहाँ cos एंगल ये ऑलरेडी है, लेकिन ये cos किसके किसके बीच में है, प्रेशर क्वाइल करंट और प्रेशर मतलब ये करंट क्वाइल, इन दोनों के बीच का एंगल है ना।
तो चलो ठीक है, यहाँ पे ये रिलेशनशिप हो गया, ठीक है। हाँ, यहाँ पे हमको यहाँ एक और चीज यहाँ छूटा हुआ है, कॉस ऑफ एंगल बिटवीन आईपीसी एंड आईसीसी, ठीक है। इन दोनों के बीच का एंगल जो होगा वही होगा मल्टीप्लाइड बाई डीएम बाई डी थीटा, ठीक है। यहाँ तक तो कहानी सही है, ठीक ठीक। तो यहाँ पे अब हम लोग को एंगल के, यहाँ हम लोग एंगल का इंक्लूजन करेंगे ना जी। यहाँ पे कॉस जो अब एंगल होगा, देखो यहाँ जो कॉस होगा ये तुम्हारा हो जाएगा, यहाँ पे एक और पॉइंट इसके लिए ऐड करना पड़ेगा, एंड देखो अगर वोल्टेज कॉइल और उसका करंट दोनों सेम फेज में है तो तुम यहाँ पे करंट कॉइल का फेज लिखो या फिर वोल्टेज कॉइल का एंगल लिखो, बात तो बराबर पड़ेगा। Yes, sir. है ना, इन दोनों का, दोनों में से किसी का एंगल लिखो, बात तो बराबर पड़ेगा ना जी। क्योंकि एज यहाँ लिख सकते हैं एज बीपीसी एंड आईपीसी आर इन फेज, ठीक है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे आईपीसी के जगह पे बीपीसी लिख सकते हैं, ठीक है ठीक है, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, दोनों सेम फेज में है, ठीक। तो यहाँ पे रिलेशनशिप मेरा अब यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे अब ये जब बीपीसी से हम वीएल करे हैं तो यहाँ पे हम अब ये क्या आ जाएगा, तरीके इसको क्या हो गया, ठीक है। ठीक, तो VL बाई आर वी इंटू आई एल, अब इसमें क्या लिया दिए, कॉस एंगल बिटवीन किसका, VL एंड IL, ठीक है। अब इसमें एंगल कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ एंगल बिटवीन VL एंड IL। अब VL एंड IL के बीच का जो एंगल है वो क्या है, देखो VL एंड IL के बीच का एंगल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस फाई, ठीक है। तो यहाँ पे अब जो रिलेशनशिप आ जाएगा, फिर से भाई तुम होता, तो यहाँ पे हम लोग हटा देते हैं, इसलिए यहाँ पे TD था, ठीक है। नाउ TD जो हो जाएगा वो तुम्हारा हो जाएगा VL IL बाई RV इंटू कॉस फाई, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या मान लेना है, वेयर यहाँ पे हम लोग क्या मान लेंगे, फाई इज एंगल बिटवीन VL एंड IL, ठीक है। फाई क्या है, एंगल बिटवीन VL और IL को हम लोग क्या माने, फाई। तो मेरे पास ये TD का एक फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब इस TD में तुम लोग ध्यान से देखो, VL IL cos फाई ये आ रहा है कि नहीं, देखो हमको ये चाहिए था ना जी, ये Yes, sir. चाहिए था, तो ये आ रहा है। तो अब हम यहाँ से लिख सकते हैं ऐसे, और TD जो डिफ्लेक्शन टॉर्क प्रोड्यूस हुआ वो तुम्हारा लिख सकते हैं हम लोग इसको, देखो ये जो VL IL cos फाई ये क्या है, ट्रू पावर है ना, P ट्रू डिवाइडेड बाई आर वी, है ना, इंटू डी, इसमें डीएम बाई डी भूल गए क्या, ये तो रहेगा, ये भाई पूंछ पकड़े हुए है, डीएम बाई डी पीछे छोड़ता नहीं है, ठीक है। तो ये रहेगा, इससे दिक्कत नहीं है हमको, ठीक। तो ये तुम्हारा डीएम बाई डी थीटा, तो इससे हम लोग क्या, अब देखो अब चूंकि अब देखो यहाँ पे क्या है, स्प्रिंग को हम लोग कौन सा कंट्रोल यूज किए हैं, स्प्रिंग कंट्रोल ना, और स्प्रिंग कंट्रोल थीटा, तुम्हारा जो टीसी होता है वो क्या होता है, के इंटू थीटा होता है ना, डिफ्लेक्शन के प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ स्प्रिंग कंट्रोल केएस बोल सकते हो, ठीक है, एट स्टेडी स्टेट। ये कहानी हम लोग पहले किए हुए हैं, सबको ध्यान में होगा, किसी निकालते थे, फिर क्या होता है टीसी बराबर टीडी, यही होता है ना जी। हर एक जितना भी इंस्ट्रूमेंट पढ़े सब में हम लोग यही किए, टीसी बराबर टीडी करते हैं। तो क्या आ जाएगा जी, के एस इंटू थीटा जो आएगा वो कितना आ जाएगा, पीटी बाई आर भी इंटू डीएम बाई डी थीटा आएगा ना। तो थीटा का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, पीटी बाई के एस इंटू आर भी डीएम बाई
डी थीटा आया ना, तो मेरा जो डिफ्लेक्शन आया, सो जो थीटा जो आया वो किसके प्रोपोर्शनल हो गया, ट्रू पावर के, यानी कि VL cos फाई इसके प्रोपोर्शनल हो गया, एग्जैक्टली इक्वल नहीं है ना। तो जो इक्वल पोर्शन नहीं है ना, वो क्या होता है कि तुम्हारा किसके मतलब ये जो इक्वल पोर्शन नहीं होता है वो हम लोग क्या करते हैं, स्केल में कैलिब्रेशन के थ्रू उसको मेंटेन कर देते हैं। और डीएम बाई थीटा, ये डीएम बाई डी थीटा ऐसे मेंटेन किया जाता है, ठीक है, ताकि ये जो हो वो कांस्टेंट हो, ठीक है। उसको हम लोग इस तरह से कंस्ट्रक्शन है उतना हम लोग यहाँ पे नहीं उसको डिटेल एक्सप्लेन करते हैं कि क्यों करते हैं, लेकिन उसका कंस्ट्रक्शन इस तरह से किया जाता है, ये डीएम बाई डी थीटा कांस्टेंट रहता है। तो कुल मिला के मतलब डीएम बाई डी थीटा जो होता है थीटा के वेरिएशन के साथ चेंज नहीं होता। तो जो थीटा जो वेरिएशन जो होता है, थीटा जो होता है वो किस पे ट्रूली डिपेंडेंट हो जाता है, ट्रू पावर पे। तो मेरा जो है ये परफेक्शन आ जाता है। तो तुमको ये फॉर्मूला पूछ सकता है, समझे, अगर सिंगल टाइप ये है तो तुमको ये तुमको फॉर्मूला पूछने के लिए पूछ सकता है। और वैसे भी तुमको अगर ऑपरेशन इसका एक्सप्लेन करना है तो ये लाइन लिखना पड़ेगा, है ना। और इसका ऑपरेशन के लिए हमको इतना सारा एजम्पशन करना पड़ता है, तो थोड़ा सा ये कैलकुलेशन दिमाग में रखना है, ठीक। ये क्लियर हो गया तुम लोगों को, है ना। अब बात आती है, ठीक है, सो इसके प्रोपोर्शनल है, तो सो स्केल विल बी, इसका जो स्केल होगा ना वो लीनियर होगा, स्केल विल बी लीनियर, ठीक है। देखो अगर तुम स्केल ऐसे लेते हो, यहाँ पे तुम्हारा ये थीटा है, यहाँ पे ट्रू पावर है, पावर तो मिलेगा, आजा लीनियर, है ना, घुमा हुआ नहीं रहता है, ये लीनियर रहता है एकदम स्ट्रेट लाइन, ठीक। तो तुम लोग नोटिस करोगे एक चीज कि सर ईडीएम टाइप जो आम मीटर होता है उसका कर्व तो नॉन लीनियर होता है ना। तो यहाँ पे नोट में एक पॉइंट लिख लो, नोट में क्या लिख लो, नोट भाई तू इधर स्केल ऑफ ईडीएम टाइप watt meter is linear, but scale of EDM type ammeter and voltmeter are non-linear, ठीक है। आममीटर में जो टॉर्क होता है ना वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, आई स्क्वायर के, ठीक। वोल्ट मीटर में जो टॉर्क प्रो होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, वी स्क्वायर के। तो ये दोनों नॉन लीनियर रिलेशनशिप हो गया, है ना। तो अगर ईडीएम टाइप इंस्ट्रूमेंट का अगर हम लोग आममीटर बनाते हैं, वोल्ट मीटर, तो उसमें रिलेशनशिप कैसा रहेगा, नॉन लीनियर। लेकिन अगर उसे हम आममीटर बनाते हैं, सॉरी वाट मीटर बनाते हैं, तो मेरा पावर के रिस्पेक्ट में रिलेशनशिप कैसा है, लीनियर, ठीक है। इतना पॉइंट क्लियर है। तो देखो इतना पॉइंट तुम्हारा क्लियर हो गया तो तुम्हारा ईडीएम टाइप वाट मीटर का एसी पावर मेजरमेंट हो गया, है ना। तुमको सिंगल फेज एसी आराम से मेजर कर लिए कि नहीं। तुम्हारे पास एक लोड था, है ना, ये जो लोड है जिसका ट्रू पावर कितना था जी, इसका ट्रू पावर था VL cos फाई, है ना जी। इसी को हमको मेजर करना था और अल्टीमेटली हम लोग वो कर लिए हैं, ठीक है। वो अल्टीमेटली हम लोग क्या कर लिए हैं, मेजर कर लिए, ठीक, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्शन हो गया। अब बात आती है कि सर वो सब तो ठीक है, मंजीत पूछ सकता है कि सर आप वो सब तो ठीक है सर, आप यहाँ दो एजम्पशन किए थे सर, ऐसे एरर तो आएगा, आप बोले थे एरर आएगा, तो ठीक है भैया, हम एरर को अब जानेंगे। वाट मीटर में क्या क्या एरर आता है वो हम लोग जानेंगे। वो एरर पढ़ना है, तुम्हारे स्पेशल टॉपिक में दिया है सिलेबस में कि उसमें क्या क्या एरर होता है। और ये भी सिलेबस में दिया है कि उन एरर का कंपनसेशन कैसे करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोगों को ये सारा चीज हम पढ़ चुके हैं, तो मेरे पास क्या टारगेट है, एरर्स। तो नेक्स्ट टॉपिक जो तुम्हारा हो जाएगा वो हो जाएगा एरर, क्या क्या एरर होता है, ठीक। एरर्स, एरर्स इन ईडीएम टाइप वाट मीटर, ठीक है। उसमें क्या क्या एरर होते हैं, तो देखो पहला चीज वहीं से शुरू करेंगे। हम लोग पहला एजम्पशन क्या किए थे ये बताओ। सबसे पहला एजम्पशन हम लोग क्या किए थे जी, वोल्टेज ड्रॉप को इग्नोर कर दिए थे, है कि नहीं, बोलो। वोल्टेज ड्रॉप को यस इग्नोर सर, किए थे ना, है ना। यस तो सर। जब वोल्टेज ड्रॉप को हम इग्नोर किए थे, तो वोल्टेज ड्रॉप इग्नोर करने का मतलब क्या, करंट कॉइल के रेजिस्टेंस को इग्नोर कर दिए हैं, है ना। तो यहाँ हम लिखेंगे, तो पहला पॉइंट हम लिखेंगे
एरर ड्यू टू करंट कॉइल रेजिस्टेंस। पहला एरर इसी की वजह से आता है। पहला एजम्पशन हमारा यही था कि हम इसको 0 मान लिए थे, है ना। तो एक एरर इसके वजह से आएगा। हम लोग देखेंगे आगे इसका कैसे उपाय करते हैं, कैसा इसका कंपनसेशन कैसे करते हैं वो आगे देखेंगे। पहले हम लोग जान लेते हैं एरर होता कौन कौन सा है। एक तो ये हो गया। दूसरा जो एरर आएगा वो किसके वजह से आएगा, ठीक है। दूसरा जो एरर आएगा वो तुम्हारा एरर आएगा प्रेशर कॉइल इंडक्टेंस को हम लोग 0 माने थे यहाँ पे, है ना। पूरा ग्रीन में दिख रहा है तो यहाँ पे, ठीक है। तो ये प्रेशर कॉइल इंडक्टेंस को हम लोग जो 0 माने थे इसके वजह से एरर आएगा। इस एरर को हम लोग देखो क्या लिखेंगे, एरर ड्यू टू प्रेशर कॉइल इंडक्टेंस, ठीक है। ये हो गया, ठीक। अब जो है तीसरा जो है, तीसरा में तुम लोग एक नोटिस किए होगे सर, आप जो बता रहे थे ये MCLV शुरू में कनेक्शन वाला, तो सर हम इधर से कनेक्ट करते है ना, तो हम इधर से कनेक्ट करते तो सर देखिए यहाँ पे कहानी बदल जाता है। देखो तुम क्या कर सकते थे, ये MC कनेक्शन हो गया, ठीक। एक और कनेक्शन होता है, ये पहला हो गया मान लो। इसी में हम दूसरा कनेक्शन दिखा देते हैं, हमारा LC कनेक्शन मान लो दिखा देते हैं, ठीक। तो मान लो एक कनेक्शन ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, जहाँ हम यहाँ से करें। एक कनेक्शन तो ये भी हो सकता है ना जी, बोलो। तुम इधर से इधर अगर कनेक्शन किए तो इसमें कुछ करंट जा रहा है तो वो करंट कुछ इधर भी जाएगा ना, तो जो करंट कॉइल का जो करंट होगा वो अब लोड करंट के बराबर नहीं होगा, है ना। समझ रहे हो ना। यहाँ पे M पॉइंट था मेरा, यहाँ पे मेरा L पॉइंट था, यहाँ पे मेरा C पॉइंट था, यहाँ पे V पॉइंट था मान लो, ठीक है। ये चेंज हो गया, ठीक है। क्लियर है ना इतना, ठीक। तो ये कनेक्शन जो होता है ना, ये MC और LV कनेक्शन की वजह से क्या होता है, इसके वजह से भी एरर आता है, समझ गए। तो एक एरर में ये भी टाइप आ जाएगा, ठीक। चलो ठीक है, एक एरर ये भी लिख सकते हैं, एरर ड्यू टू कनेक्शन ऑफ प्रेशर कॉइल, ठीक है। एरर ड्यू टू डिफरेंट कनेक्शन ऑफ प्रेशर कॉइल, एक तो ये लिख दिए, ठीक है। इसके बाद से हम लोग चौथा जो लिखते हैं, देखो और भी चीजों से एरर आती है इस इंस्ट्रूमेंट में। जैसे मान लो इसका जो होता है ना, देखो मैग्नेटिक फील्ड इसका परमानेंट मैग्नेट तो है नहीं इसमें, कॉइल के थ्रू मतलब तुम मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहे हो, तो अगर कहीं भी स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड रहा, है ना, तो उसके वजह से इसका जो मेजरमेंट में एरर आ सकता है। तो एरर ड्यू टू स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड एक एरर में तुम डाल सकते हो, है ना। तो हम लोग डाल देते हैं एरर ड्यू टू स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये हो गया। जो पांचवा है, अब देखो भाई स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड तो ले ही लिए हैं, तो और भी हम लोग ले सकते हैं, स्ट्रे कैपेसिटेंस हो सकता है, ठीक है। स्ट्रे कैपेसिटेंस हो सकता है, और जो तुम्हारा प्रेशर कॉइल है, समझे। देखो क्या होता है, यहाँ पे जो तुम वोल्टेज दिए हो, देखो यहाँ से तुम AC सप्लाई से ये वोल्टेज दे रहे हो ना इन दोनों टर्मिनल के बीच में, तो ये जो कॉइल है हो सकता है ये इसका इंडक्टिव इफेक्ट भी हो सकता है इसका ये थोड़ा सा कैपेसिटेंस टाइप भी बिहेवियर करे, समझे। तो वो ये दोनों मतलब इस तरह से बिहेवियर कर सकता है, समझे। तो उसको भी अगर एरर आएगा तो उससे भी एरर आ सकता है, ठीक। तो उसको भी हम लोग डाल देते हैं, एरर ड्यू टू स्ट्रे कैपेसिटेंस। स्ट्रे मतलब आवारा, समझे ना, सीधा सीधा समझना, मतलब उसका कोई माई बाप नहीं है, हमको नहीं चाहिए था वो आ गया, समझ गए। स्ट्रे Yes. कैपेसिटेंस, एरर ड्यू टू स्ट्रे कैपेसिटेंस और प्रेशर कॉइल कैपेसिटेंस। प्रेशर कॉइल का कैपेसिटेंस, प्रेशर कॉइल के कैपेसिटेंस की वजह से भी एरर आ सकता है, और प्रेशर कॉइल कैपेसिटेंस, ठीक। ये हो गया, 5 एरर तो हो गया, ठीक। इतना तो दिमाग में आ रहा है।
और भी क्या हो सकता है, फ्रीक्वेंसी एरर इसमें होता है कि नहीं, ठीक है, ठीक। चलो इतना एरर है ना, इतना एरर बहुत है मेरे लिए, ठीक है। अब भाई तो ठीक है, ये इतना एरर तो आ गया, अब इन सब का बारी-बारी से कंपनसेशन देखना पड़ेगा। और इसमें से खासकर जो तुम्हारा है ना, और भी है, और भी है, और भी है। छठा एरर जो होता है ना, लोड की वजह से, देखो लोड जो तुम्हारा है, लोड का पावर फैक्टर कैसा है, उस पे उसके वजह से भी एरर आता है, ठीक। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, देखो कैसे लिखते हैं, एरर ड्यू टू लोड पावर फैक्टर, स्पेशली लो पावर फैक्टर, एरर ड्यू टू, इसको हम लोग लो पावर फैक्टर लोड, है ना। अगर लोड का पावर फैक्टर कम है ना, तब तुम्हारा एरर आएगा। तुम लोग पूछ सकते हो सर ये एरर कैसे आएगा, ठीक है। तो देखो ये एरर कैसे आता है, लो पावर फैक्टर लोड, एरर हम लोग किसके थ्रू देख रहे हैं, लो पावर फैक्टर लोड। देखो ये आता कैसे है, मेरा जो डिफ्लेक्शन टॉर्क है वो टीडी जो है वो प्रोपोर्शनल है किसके जी, टीडी बोलो या थीटा बोलो, ठीक है। मेरा जो टीडी है डिफ्लेक्शन, ये थीटा, ये प्रोपोर्शनल है किसके, वी एल आई एल कॉस फाई, है ना। ये कॉस फाई क्या है, बेसिकली पावर फैक्टर है कि नहीं, ठीक। तो ये पावर फैक्टर है। अब जब ये पावर फैक्टर कम होगा, सो फॉर लो पावर फैक्टर, डिफ्लेक्शन टॉर्क विल बी स्मॉल, है ना। मान लो करंट और वोल्टेज हाई है, ठीक है, करंट और वोल्टेज में पूरा बढ़िया से करंट जा रहा है, लेकिन फिर भी पावर फैक्टर के कम होने की वजह से तुम्हारा डिफ्लेक्शन टॉर्क जो है वो कम हो जाता है। और मशीन जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसका अपना कुछ इनर्शिया होता है, तो अगर पावर फैक्टर इतना कम है कि उसकी इनर्शिया को भी सही से ओवरकम नहीं कर पा रहा, तो क्या होगा कि तुम्हारा वो रीडिंग गड़बड़ देगा, समझ गए। दिस विल कॉज एरर, ठीक है। बस इतना ही लिखते हैं हम लोग, ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं देते हैं, सिंपल सा डिस्क्रिप्शन, बात क्लियर, ठीक है। तो ये भी एरर क्रिएट कर देगा, है ना, समझ गए कि अगर पावर फैक्टर लो रहा तो वो भी एरर क्रिएट करेगा। इससे भी समस्या है हम लोगों को। इसके लिए क्या किया जाता है ना, आगे हम लोग बताएंगे तुमको, इसके लिए स्पेशली कंस्ट्रक्शन किया जाता है पावर फैक्टर का, और उसको बोला जाता है लो पावर फैक्टर वाटमीटर, है ना। पावर फैक्टर लो कम पावर फैक्टर को मेजर करने के लिए स्पेशल वाटमीटर है, ठीक है। तो वो भी हम लोग देख लेंगे, ठीक। इसके बाद से हो गया, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, देखो ये 5 एरर हो गया है ना, तो हम बारी-बारी से क्या करेंगे, इन सब एरर का डिस्क्रिप्शन लिखेंगे और बारी-बारी से क्या करेंगे, उस सब का एक्सप्लेनेशन देंगे कि हाँ इसको कैसे कंपनसेशन करेंगे। तो जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा कंपनसेशन ऑफ एरर्स। एरर्स बता दिए, अब एरर का कंपनसेशन बारी-बारी से बताएंगे, ठीक है ना। तो चलो, तो ये वाट मीटर में इतना ही अभी बताएंगे। अब जो होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा। आई होप कि तुम लोग ऑब्जेक्टिव बनाए हो। हुँ? बनाए हो कि नहीं, तुम लोग को हम भेजे थे? बोलो। अरे कुछ तो बोलो, तुम लोग एकदम से खामोश हो जाते हो। यस सर। हाँ सर। ठीक है, कहाँ था? हाँ, हम लोग कहाँ तक देखे थे? ये देख, इतना सारा हम लोग देख चुके थे। पहला जो है ये देख लिए थे, 1 2 ऐसे सर पीडीएफ कहाँ आया सर, ठीक नहीं लगा है ये सर। कौन सा? ये पीडीएफ सर जी। यस सर। हम तो पीडीएफ एक भेजे थे ना जी, वो पूरा ब्लैंक था, उसमें कुछ लिखा हुआ नहीं था, है ना? नहीं सर, ऐसे वाला भेज दीजिए ना, टिक भी लगा हुआ है। हाँ? हाँ सर भेजे थे, ब्लैक हाँ, वाला। तो वो खाली था, वो खाली इसलिए था कि तुम उसको प्रैक्टिस करो, है ना? अब ये जो हम पढ़ा देंगे तो इसको भेजेंगे, समझ गए? यस इसमें ज्यादा क्वेश्चन का बताए नहीं थे ना, 6 ही क्वेश्चन का बताए थे, इसलिए इसको अभी यस भेजे नहीं थे। इसमें सिर्फ क्वेश्चन था और इसमें अभी बहुत सारा क्वेश्चन था,
है ना, तो उन सबको करना था। ठीक, तो ये 6 नंबर क्वेश्चन तक तो हम बता चुके थे। जो 7वां नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या है, इंस्ट्रूमेंट एडवांटेजेस ऑफ इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर्स। ठीक है, बताओ तो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। तो देखो, पहला चीज तो ये है, मीटरिंग सर्किट इज इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड। ये तो बात पता है, पहला एडवांटेज हमको ये दिख गया। और देखो, ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर देयर इज अ रिडक्शन इन कॉस्ट। हाँ, ये भी है। एंड ईज ऑफ रिप्लेसमेंट, है ना, ईज ऑफ रिप्लेसमेंट इजी होता है। तो जब दो ऑप्शन मिल गया तो तीसरा तो होगा ही, तो ऑल ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा। फिर भी हम लोग देखते हैं जो तुम्हारा ए वाला ऑप्शन है वो कौन सा है, रीडिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज्ड अलोंग विद इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर रियरली डिपेंड ऑन इम्पीडेंस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। देखो, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर का जो मतलब जो रीडिंग होता है ना, वो उसके इम्पीडेंस पे डिपेंड नहीं करता, समझे, बस वही चीज बोला है। जैसे मान लो करंट ट्रांसफॉर्मर में हम लोग का जो वो जो था, क्या कहते हैं, रीडिंग, वो जो प्राइमरी करंट पे उसका वो डिपेंड कर रहा था। ठीक है, करंट ट्रांसफार्मर में जो उसका प्राइमरी करंट होता है वो क्या मेन सर्किट के करंट पे डिपेंड करता है। ठीक, तो कुल मिला के बात ये है कि इसका जो मीटर का अपना कितना इंपेडेंस है ना, उससे इस रीडिंग पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी दिमाग में रख सकते हो, समझे। तो ये सर्टेन एडवांटेजेस है, समझ गए। तो देखो, अभी तक हम लोग जो पढ़े ना, इधर इधर 6-7 क्वेश्चन जो पढ़े, ये जो सातों क्वेश्चन जो था ना, वो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर पे बेस्ड था। ठीक है, जैसे पहले पढ़े कि शंट का क्या एडवांटेज, क्या डिसएडवांटेज है, सीरीज का क्या डिसएडवांटेज है ना। उसके बाद से हम लोग देखें कि इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का क्या एडवांटेज है। तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि तुम्हारे इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के क्या क्या एडवांटेजेस है, तो वो तो हम लिखवाए भी हुए हैं, है ना। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद से आगे कुछ क्वेश्चन जो है वो जो तुम्हारा है, ये पीछे वाला जो इंस्ट्रूमेंट्स है उस पर डिपेंडेंट है। ठीक है, पहले का जो चैप्टर है तुम्हारा यूनिट 1 यूनिट 2 उस पर डिपेंडेंट है कुछ कुछ चैप्टर। तो वो क्वेश्चन देखो, जैसे देखो, इसका आंसर बताओ, पहला 4 क्वेश्चन नंबर का सर, आंसर बताओ। एम्पियर आवर एंड वाट आवर। इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट कौन होता है, एम्पियर आवर मीटर या वाट आवर मीटर, है ना। यस ये सर। सारा इंटीग्रेटिंग नहीं होता। इंटीग्रेटिंग बोले तो जो अभी तक कितना मेजरमेंट आया उस सबको ऐड करते जाए, है ना। इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है जी, एडिशन, है ना जी। तो वैसे ही अभी तक का जितना भी मेजरमेंट हुआ है उसको ऐड करते हुए आया है, तो उसको कहेंगे इंटीग्रेशन टाइप इंस्ट्रूमेंट। तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट कौन करता है, एनर्जी मीटर, है ना। एम्पियर आवर या वाट आवर मीटर लिखा है, और एनर्जी मीटर भी हम लोग बोल सकते हैं, समझ यस गए। सर। यस सर। ठीक है, तो एनर्जी मीटर को तुम लोग कहानी सबको पता है, सबके घर में लगा होगा, नहीं लगा है तो भाई लगवा लो, छापा पड़ सकता है। ठीक है, तो शुरू में हम लोग के घर में भी नहीं लगा रहता था पहले के, अब लगा हुआ है सब जगह। डिजिटल मीटर आ यस गया है, अब सर। तो ये पुराना वाला यूज भी नहीं होता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, इंटीग्रेट करते रहता है, वो जोड़ेगा। आज तक अभी तक पिछला महीना मतलब पूरा साल तक आप कितना, जब तक रीसेट ना करो तब तक वो बता देगा कि इतना रीडिंग अभी तक हुआ है, इतना यूनिट आप खर्चा किए। ठीक है, ये हो गया। रेसिस्टेंस कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ, रेसिस्टेंस को हम लोग किस लिए कैसे मेजर कर सकते हैं, वाट मीटर से ना, वोल्ट मीटर से ना, आम मीटर से ना, इन दोनों का कॉम्बिनेशन से कर सकते हैं, लेकिन इंडिविजुअल तो नहीं कर सकते। तो ओम मीटर से कर सकते हैं, या फिर रेसिस्टेंस ब्रिज होता है। हम लोग रेसिस्टेंस मेजरमेंट का बहुत सारा मेथड पढ़ेंगे। ठीक है, तो अलग अलग मतलब अलग अलग वोल्टेज लेवल के लिए अलग अलग हो जाता है। जैसे मान लो कि एकदम से लो रेसिस्टेंस है तो उसके लिए केल्विन डबल ब्रिज है ना। इस तरह से बहुत सारा टाइप मेथड्स है, वो हम लोग देखेंगे, वो उसके लिए स्पेशल चैप्टर नहीं है। थर्ड वाला है, इंस्ट्रूमेंट इंडिकेट इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड एट द टाइम एट विच इट इज बीइंग मेजर्ड। देखो, कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है जब आप मेजर कर रहे हैं ना, तो उसी का इंस्टेंटेनियस वैल्यू शो करता है। ठीक है, तो हम लोग जो भी इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट है ना, वो सब यही करता है। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट क्या करता है भैया, जो अभी जितना फ्लो हो रहा है उसी को करता है। तो तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, चौथा नंबर बताओ, द यूज ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट मेयरली कन्फाइंड। मेयरली कन्फाइंड का मतलब, मेयरली का क्या मतलब होता है, सिर्फ, समझ गए ना। कन्फाइंड का मतलब लिमिटेड है, समझे, कन्फाइंड का मतलब लिमिटेड है। तो दैट द यूज ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट इज मेयरली कन्फाइंड विद इन लैबोरेटरी एज स्टैंडर्डाइजिंग इंस्ट्रूमेंट, समझे। तो कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है स्टैंडर्डाइजिंग इंस्ट्रूमेंट के रूप में, मतलब दूसरे का कैलिब्रेशन करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है। ये सबसे पहला दूसरा क्लास का है, बताओ कौन सा होगा आंसर। इंडिकेटिंग से, है इंडिकेटिंग, गलत, गलत, ना कौन सा बोली, इंटीग्रेटिंग। इंटीग्रेटिंग, गलत गलत, इंडिकेटिंग सर। फोर्थ सर। नहीं नहीं, ये पहला एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट। एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट को प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट भी कहा जाता है। यस जाके सर। दूसरा यस क्लास, सर।
दूसरा लेक्चर पढ़ना तो लोग पहला या दूसरा लेक्चर में बताए होंगे, है ना। प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट भी कहा जाता है, इसलिए क्योंकि ये क्या होता है ना, इनको कैलिब्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसको कैलिब्रेट नहीं करना है, लेकिन इनका एक्यूरेसी बहुत अच्छा होता है, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है इसका कैलकुलेशन। डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं होता, डायरेक्ट रीडिंग इंस्ट्रूमेंट है नहीं ये, ठीक है। तो इतना कॉम्प्लिकेशन होता है, इसलिए इसका काम, भाई हम लोग इंजीनियर है, हम लोग अप्रोक्सीमेशन से काम चलाते हैं, ठीक है। जो ज्यादा एनालिसिस करने वाला बंदा कौन है? साइंटिस्ट, उसको दे दो, वही काम करेगा, समझे। इंजीनियर लोगों को उतना टेंशन नहीं लेना है, समझे। इंजीनियर लोगों का पर्पस होता है चीजों को सिंप्लीफाई करना, समझ गए। हमारा काम है चीजों को सिंप्लीफाई करना, ना कि कॉम्प्लिकेटेड बनाना। आम लोगों के लिए चीजों को हम लोग को सिंप्लीफाई कर देना है, समझ गए। तो ज्यादातर इंजीनियर का यही पर्पस होता है, लेकिन जो साइंटिस्ट होते हैं वो हर एक चीज को नोटिस करते हैं, ठीक है। उनका पर्पस होता है पूरा थ्योरी से रिलेटेड करके जानना, ठीक। तो इसीलिए लेबोरेटरी वगैरह में जब एक्सपेरिमेंट जहाँ पे होता है वहां ये एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, ना कि हमारे यहाँ, ठीक है। तो इसको प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं, ये दिमाग में रखना। बाकी सारा सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। नो कैलिब्रेशन नीडेड, मतलब इसे और भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है, तो वो देख लो, इसमें कैलिब्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, नो कैलिब्रेशन इज नीडेड। इसलिए ये सब ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए ना, पुराना वाला तुम रिवाइज किए रहेगा तो थोड़ा आसान पड़ता है, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा बताते चल रहे हैं, ठीक। ये हो गया। पांचवा जो है देखो, डैश इंस्ट्रूमेंट मेजर टोटल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिलीवर्ड एट पार्टिकुलर टाइम। कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है वो बताता है टोटल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिलीवर्ड एट ए पर्टिकुलर टाइम, बताओ कितना इलेक्ट्रिसिटी डिलीवर्ड किया एट ए पर्टिकुलर टाइम, बता। इंटीग्रेटिंग। ये भी वही होगा, इंटीग्रेटिंग ही होगा, समझे। इंटीग्रेटिंग सर। हाँ, नहीं, क्वांटिटी, हाँ यही है, टोटल समेशन दे रहा है ना, इंटीग्रेटिंग होगा, ठीक है। चलो, अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन इंस्ट्रूमेंट कैन बी क्लासिफाइड इनटू, कैसा, देखो एक होता है स्विच, एप्लीकेशन कैसा है उसके हिसाब से ये क्वेश्चन थोड़ा मार्क कर लेना, ये नोट्स में नहीं है, ठीक है। देखो, मान लो ये कोई कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो फिक्स्ड होते हैं, स्विच बोर्ड टाइप होते हैं, मतलब फिक्स है, आपको उस इंस्ट्रूमेंट के पास आके तब मेजरमेंट करना पड़ेगा, या फिर जिस चीज का मेजरमेंट करना है वहां उसको लेके आइए। कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं पोर्टेबल होते हैं, पोर्टेबल के हिसाब जहां मन कर जी वहां लेके जाइए, वहां मेजरमेंट कर लीजिए, ठीक है। तो बोथ 1 और 2 हो जाएगा, है ना। पहला क्या होगा, स्विच बोर्ड और पोर्टेबल, ठीक है। ये मूविंग आयरन, मूविंग कॉइल, ये सब तो सिंपल इंस्ट्रूमेंट है, ये मतलब ये तो इंस्ट्रूमेंट का टाइप है, ठीक है, एप्लीकेशन के हिसाब से नहीं है, ठीक। अब देखो अगला जो है, द स्प्रिंग मटेरियल यूज्ड इन स्प्रिंग कंट्रोल डिवाइस शुड हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टी। जो स्प्रिंग, ये भी अच्छा है, ये स्प्रिंग मटेरियल का प्रॉपर्टी क्या क्या है ये बता रहा है, स्प्रिंग मटेरियल का, है ना, प्रॉपर्टी क्या क्या होना चाहिए। तो देखो स्प्रिंग जो भी यूज कर रहे हैं, देखो तुम ही ऐसे भी सोच सकते हो कि सर स्प्रिंग जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो समय के साथ टाइट नहीं होना चाहिए, लूज नहीं होना चाहिए, जैसा है वैसे ही रहना चाहिए, है कि नहीं। पहला चीज तो ये, ठीक है। तो और जब मान लो टेम्परेचर दिए तो एक्सपैंड ना करे, एक्सपेंशन होता है ना जी टेम्परेचर पे, तो टेम्परेचर पे एक्सपेंशन ना हो, उसके क्या है, लो टेम्परेचर भी सेट रहे, तो ये एकदम से हो जाएगा। उसके साथ साथ उसका रेसिस्टेंस बहुत ना हो, स्प्रिंग का ही रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा दे दे, तो वो तो उसमें स्प्रिंग में भी वोल्टेज होने लगेगा कि नहीं, स्प्रिंग के थ्रू करंट जाता है ना, पीएमएमसी में तो जाता आपका आवाज सही है नहीं ना। आ रहा। तो उसके थ्रू, उसके सबके साथ ऐसा हो रहा है क्या भाई? नो सर। हाँ ठीक है, सबके साथ नहीं हो रहा है तो थोड़ी देर में सही हो जाएगा भाई, जिसके पास नहीं जा रहा है थोड़ी देर में सही हो जाता है, कभी कभी होता है गड़बड़, ठीक है। तो देखो तो क्या दीजिए बताएं सर। कि ये जो है, हाँ बस बस ये क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक। इसी तरह धीरे धीरे क्वेश्चन तुम्हारा प्रीवियस का रिवीजन होते चलेगा, थोड़ा एक क्वेश्चन यही लास्ट क्वेश्चन है। तो ठीक ये है। क्या होगा, लो टेम्परेचर कोफिशिएंट, पहला चीज मतलब लो टेम्परेचर कोफिशिएंट रहेगा ना, तो उससे क्या होगा कि एक तो चीज, सर इसका आंसर। वेट कर लो ना, बस ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, साइलेंस बनाओ, ठीक। तो ये लो टेम्परेचर कोफिशिएंट होना चाहिए, पहला चीज। स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी भी कम रहना चाहिए, है ना, मतलब रेसिस्टिविटी अगर ज्यादा रहेगा तो वो वोल्टेज ड्रॉप क्रिएट करेगा, ठीक। शुड नॉट बी सब्जेक्टेड टू फैटिग। फैटिग क्या होता है जी, फैटिग जो है ना, मैकेनिकल में टर्म पढ़ना रहता है। फैटिग बेसिकली होता कुछ नहीं है, मान लो कोई भी वायर है, ठीक है, तुम वायर को ऐसे लेके मोड़ोगे, मतलब मोड़े क्या,
ऐसे नहीं करते हो खूब देर ऐसे ऊपर है, ये वायर मान लो मेरा माउस का वायर है, हम इसको लेके ऐसे ऐसे आप करते रहे, है ना, तो ये धीरे धीरे क्या होगा, टूट जाएगा गर्म होके, पता है कि नहीं? यस बहुत Yes, सारे sir. जब टूटता यस है ना, सर। तो फैटिक का मतलब थकावट से रिलेशन होता है, तो उसको इतना धीरे धीरे आप टू एंड फ्रो करते रहते हैं ना कि धीरे धीरे उठा के टूट जाता है। तो स्प्रिंग को ऐसा नहीं होना चाहिए, समझे? मतलब ऐसा नहीं कि बहुत देर लूज हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है, लूज हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है तो टूट गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक, शुड नॉट बी सब्जेक्टेड टू फैटिक। फैटिक का मतलब वही होता है, फैटिक स्पेशल तरह का लोड होगा, जो वेरिएबल लोड हुआ ना उसको फैटिक बोलते हैं। तो आंसर तुम्हारा ये नॉन मैग्नेटिक होना चाहिए, स्प्रिंग मैग्नेटिक मटेरियल नहीं होना चाहिए, सिंपल सी बात है वो। ठीक है, तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा ये ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, फर्स्ट वाला सब जाइए ना सर, शुड बी नो मैग्नेटिक। नॉन मैग्नेटिक का क्या मतलब? मैग्नेटिक मटेरियल नहीं होना चाहिए। अगर मान लो तुम उसमें करंट दिए तो वो वही तुम्हारा क्या हो जाए, मैग्नेटिक मटेरियल हो जाए, वही तुम्हारा करंट मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगे, तो वो जब मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा तो तुम्हारा रीडिंग पे असर पड़ेगा कि नहीं, है कि नहीं? मान लो कहीं भी तुम स्प्रिंग, कहीं भी स्प्रिंग यूज कर रहे हो, जैसे हम तुमको बताएं अभी तुम वाट मीटर पढ़े, उसमें बोले ना एक्सट्रीम मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट से वो उसको दिक्कत होगा, है कि नहीं? रीडिंग में एरर आएगा। तो एक्सट्रीम मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आएगा? मान लो स्प्रिंग मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक है, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड मेन मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टर्ब करेगा, तो तुम्हारा रीडिंग में एरर आ जाएगा। इसीलिए इसमें कोई मैग्नेटिक नहीं होना चाहिए, तो मैग्नेटिक मटेरियल नहीं यूज करते हम लोग, समझ गए? यस सर। ओके, इतना क्वेश्चन यस हुआ, फिर सर। आगे का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, लास्ट में थोड़ा थोड़ा देखेंगे डेली, तो तुम लोग का रिवीजन भी पीछे का होते रहेगा, और तुम लोग खुद भी जाके क्वेश्चन तुम्हारे पास है ऑलरेडी, है ना? अगर मान लो सॉल्यूशन तुमको देखना है तो वीडियो देख लो, लास्ट में हम जो एक्सप्लेन कर रहे हैं उसका वीडियो तो डेली का डेली अपलोड हो ही जाता है, समझ गए? लेट सेट हो ही जाता है, समझ गए? यस तो सर। वो वीडियो देख के उसका कंप्लीट कर लो, और आगे जो होगा जो वाट मीटर में आगे वो आगे चलेगा। ठीक है, और आगे सारा का क्लास मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे का जो क्लास जो है कॉम्प्लिकेशन ज्यादा हो जाएगा, तो तुम अपना बेसिक अच्छा करना, जो पीछे पढ़ा दिया गया वो अच्छे से ठीक है। ठीक है सर। कल क्लास रहेगा कल सर? क्लास हो गए ना? कल संडे है ना सर, कल क्लास है। संडे है ना? मेरा क्लास संडे को बंद नहीं रहता मेरे भाई लोग, तो पता होगा तुम लोगों को, है ना? ठीक है सर, ठीक है सर। मेरा क्लास संडे को चलता है, ठीक है, तो कल क्लास होगा इसी ठीक है टाइम पे सर। होगा, ठीक है। ओके सर। चलो अब एंड करते हैं ये। ठीक है सर, गुड नाइट सर। ओके, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू, गुड वेलकम।